लेकिन आज की जो कहानी है, क्राइम की कहानियों में कुछ कम ही ऐसी कहानियाँ होती हैं जो शायद मुझ तक पहुँचती हैं, आप तक सुनाता हूँ मैं। वो कहानियाँ जिनको सुनने के बाद अच्छा लगता है, और वो कहानियाँ ख़ासतौर पर जिनको सुनने के बाद पुलिस के बारे में भी थोड़ी सी राय बदलती है। वरना अमूमन यही होता है कि पुलिस के बारे में हम सबका नज़रिया एक, और ख़ासतौर पर मैं चूँकि डायरेक्ट क्राइम रिपोर्टिंग से जुड़ा हूँ, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट, ऐसी चीज़ें, ऐसी इन्वेस्टिगेशन, ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ गुस्सा भी आता है कि पुलिस वाले ऐसा क्यों करते हैं या लोगों को क्यों परेशान करते हैं। कई केस को हशप कर देते हैं, कई में लंबे लंबे वक्त लगाते हैं। लेकिन आज की कहानियाँ तस्वीर बदलने वाली है पुलिस की। कहानी पिछले हफ्ते की है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन बड़ा मशहूर रेलवे स्टेशन है। तो इसी रेलवे स्टेशन पर दोपहर का वक्त था, तेज़ गर्मी, आजकल गर्मी अब वैसी तेज़ है। तो इस तेज़ गर्मी के दौरान रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स की एक टीम गश्त कर रही थी। आमतौर पर देश के सभी स्टेशनों पर इस तरह से गश्त होती है पुलिस की। तो उस वक्त आरपीएफ के 3 लोग थे जो गश्त पर निकले थे। इनमें एक थे दरोगा असलम खान, एक थी आरती कुमारी और एक एएसआई हरिशंकर त्रिपाठी। ये तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर और गश्त कर रहे थे, देख रहे थे कि सब कुछ ठीक है, कुछ संदिग्ध चीज़ें तो नहीं, कोई किसी को तंग तो नहीं कर रहा है, चोरी वोरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब ये गश्त कर रहे थे, अचानक इनमें से जो आरपीएफ के दरोगे हैं उनकी नज़र एक शख्स पर पड़ी। अजीब हुलिया था, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई, कपड़े फटे हुए, पैर में चप्पल भी नहीं, और वो इधर उधर रेलवे स्टेशन पर उस प्लेटफॉर्म पर जो डस्टबिन है, कचरे का डब्बा है, या वो उसको उसके करीब जाता और उसमें से कुछ टटोलता, कुछ पानी की बोतल निकालता और देखता खाली है तो फेंक देता वापस उसमें। कई बार कुछ मुसाफिर पानी पी रहे थे, वो उनके करीब जाकर खड़ा हो जाता और देखता पानी पी रहे लोग, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। तो इसी तरीके से काफ़ी देर तक वो पानी की बोतल तलाश रहा है, और तेज़ गर्मी है, पसीने से तरबतर है, और साफ देखकर हुलिये से लग रहा है कि ये कोई भिखारी टाइप है। कि हम सब की सोच भी यही है कि अमूमन ऐसे भेष, ऐसे कपड़े, इस हालत में किसी को देखते हैं तो मान कर चलते हैं कि भिखारी है। हालांकि कई बार कहा गया कि इंसान को उसके हुलिया या कपड़ों से कभी आप मत आंकिए कि वो क्या है। तो वो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर भटक रहा और पानी की बोतल तलाश रहा। इत्तेफाक से इस आरपीएफ की टीम की जब नज़र पड़ी तब सारा ध्यान उसी की तरफ, बाकी सबको छोड़कर प्लेटफॉर्म के बाकी मुसाफिरों को, कि आखिर ये क्या कर रहा है। अब ये भी होता कई बार कि पता नहीं कौन है, क्या है, संदिग्ध मामला है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये पानी की बोतल ही ढूंढ रहा है, और शायद किसी भी एक खाली बोतल में कुछ पानी की चंद बूंदें मिल जाएं तो वो शायद वो अपनी प्यास बुझाना चाहता है, क्योंकि गर्मी तेज़ थी। तो जब ये यकीन हो गया तो दरोगा और उनके दोनों साथी उस शख्स के करीब जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो कहता है मुझे साफ प्यास लगी है, पानी पीना है। आरपीएफ की टीम इंसानियत दिखाती है, कहती ठहरो। उसके बाद वो एक बोतल पानी का खरीदते हैं प्लेटफॉर्म से और उस शख्स को दे देते हैं, और यही मानकर कि ये भिखारी है, परेशान है, पानी पीना चाहता है, इंसानियत के नाते उसे बोतल दे दी। उसने बोतल लिया और पानी पीना शुरू किया। पानी पीने के बाद जब उसकी प्यास बुझ गई, बोतल का ढक्कन बंद किया, और पहला शब्द वो जो बोलता है, कहता थैंक यू वेरी मच सर। ये जो थैंक यू था और जिस टोन में उसने कहा, अचानक उन तीनों पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। अभी इस थैंक यू से पहले जो उन्होंने उसके साथ या उसको देखा 2-4 मिनट, उसका हुलिया, उसकी पूरा भेष, बिखरे बेतरतीब दाढ़ियाँ, बाल, फटे कपड़े, बिना पैरों के, बिना चप्पल के पैर, और पानी पीने के बाद उसने थैंक यू बोला। और वो थैंक यू नॉर्मल जैसे बहुत सारे आम बोलचाल में लोग बोलते हैं उस तरीके का नहीं था। उस थैंक यू के बोलने का जो लहजा था वो एकदम साफ था कि बहुत कोई पढ़ा लिखा शख्स जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है वो बोल रहा है। अब उसने जैसे ही बोला, इन तीनों का माथा ठनका। उन्होंने कहा कि ये क्या है। अब दूसरे ख्याल आ रहे मन में कि कहीं भेष बदल कर कुछ क्राइम करने के लिए तो नहीं है, किसी और चीज़ में, किसी रैकी में तो नहीं। आजकल के हालात भी ऐसे ही। अभी तक जो हमदर्दी थी अब वो शक में तब्दील हो गया। अब उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम। तो वो घबराया पहले, तो बोला साथ चलो। अब उसको आरपीएफ की टीम अपने साथ अपने कमरे में ले आई। रेलवे स्टेशन पे उनका दफ्तर भी होता है। अब वो पूछे कि बताओ तुम्हारी हालत, हुलिया, ये सब देखने के बाद तुम इस तरीके से तुमने थैंक यू बोला, तुम भिखारी तो हो नहीं सकते, तो तुम हो कौन। अब वो शख्स पहली बार खुलता है, आंखों में आंसू हैं। उसके बाद बोलता है कि सर मेरा नाम महावीर सिंह है, और इंग्लिश में बोल रहा है। अब उन्होंने कहा महावीर सिंह हो तो तुम यहाँ कैसे, इस हाल में, इस हुलिये में, और एक पानी की बोतल चंद बूंदों के लिए तुम डस्टबिन से लेकर सब कुछ इधर से उधर पलट रहे हो। तो उसने बोला साहब मैं ऐसा नहीं हूँ, ना मैं भिखारी हूँ, मैं एक संपन्न, एक अमीर घर से हूँ, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ और इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा।
लेकिन आप पुलिस से हैं। तब मुझे थोड़ा सी तसल्ली हुई है। तो बोले बताओ। अब उन्हें लगा कि अभी भी पुलिस वालों का शक है कि पता नहीं ये कौन है, क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपनी कहानी बताओ, क्यों इस हुलियों में हो, अगर तुम अच्छे परिवार से तो यहाँ क्या कर रहे हो, इस भेष में क्यों घूम रहे हो। तब वो कहता है कि मेरी एक कहानी है। उन्होंने कहा सुना। उसने कहा कि मेरा नाम महावीर सिंह, उम्र 29 साल है। मैं इसी उत्तर प्रदेश के औरैया डिस्ट्रिक्ट के विदुना इलाके का रहने वाला हूँ। मेरे घर में भाई है, माँ बाप हैं, पूरा परिवार संपन्न है, सब ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। 26 जून 2022 बोला, तब तक सब कुछ मेरे साथ ठीक था, यानी 2 साल पहले तक। 26 जून 2022 को मुझे घर वालों ने कहा कि कुछ पैसे निकाल कर ले आओ एटीएम से। तो मैं पैसे निकालने के लिए गया एटीएम कार्ड लेकर, लेकिन आसपास के जितने भी एटीएम थे सब खराब थे। तो कई जगह चक्कर काटे, पैसे मिले नहीं। तो मैंने कहा कि फिर मैं थोड़ा दूर जाता हूँ। तो मैं बिदुना चला गया और वहाँ बस से जाने के बाद मैंने अपना एक, चूँकि सारे एटीएम बंद थे, तो एक उसका दोस्त है महेंद्र, वो एक बैंक में एम्प्लॉय है। तो वहीं जाकर उसने उस बैंक से कैश निकाले, क्योंकि एटीएम काम नहीं कर रहा था और घर में नकदी की ज़रूरत थी। बोला कैश निकाले। उसके बाद अब मैं वापस बस स्टॉप आया और अब घर जाने की तैयारी कर रहा था, बस का इंतज़ार कर रहा था। करीब 8 किलोमीटर का ये दूरी थी उसके घर से इस बैंक तक की। तो उसने बताया कि जब मैं बस का इंतज़ार कर रहा था बस स्टॉप पर, वहाँ और कोई नहीं था, सन्नाटा था। और ये 2022 की बात है, तारीख है। तब उस वक्त कोरोना भी था, गया नहीं था, लोग बेवजह सड़क पर निकलते नहीं थे। तो बोला अचानक बस स्टॉप पर बस तो नहीं आई, एक कार आई और वो कार आकर मेरे पास रुकी। एक दरवाज़ा खुलता है, उसमें से 2 लोग उतरते हैं। मैं कुछ समझता कि वो शायद मुझसे रास्ता पूछ रहे हैं क्या। अचानक एक हाथ मेरे मुंह पर आता है और मुझे घसीट कर उस कार के अंदर डाल देते हैं। और फिर मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ होश नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। शायद उन्होंने कुछ नशीली चीज़ मुझे सुंघा दी थी। इसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक टॉयलेट में बंद पाया, हाथ पैर बंधे हुए थे। बोला मैं वहीं, मुझे नहीं मालूम कि दिन है कि रात है, कितना वक्त बीता है। लेकिन फिर कई घंटे बाद कोई शख्स आया, मुझे बाहर निकाला और एक कमरे में ले गया। वहाँ और भी कुछ लोग थे और उसने मुझे वहाँ रखा, मारा, पीटा, धमकी दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने मेरे पे जो पैसे थे वो ले लिए, जो एटीएम कार्ड था वो लिया, फिर पिन पूछा। मजबूरी, मुझे डर था, पिन बता दिया। और उन्होंने पता नहीं क्या पैसे लिए, क्या किया, पर उस कमरे में बंद रखा। और बीच बीच में जब भी मुझे फिर होश आता, मारते पीटते बेहोश होता, तो मुझे कुछ इंजेक्ट करते, कुछ इंजेक्शन लगाते और फिर मैं नशे में खो जाता। मुझे नहीं मालूम क्या होता। फिर मैं वो उठता तो ऊँगता हुआ होता। कई दिनों तक या न मालूम कितने हफ्तों तक मुझे किसी कमरे में बंद करके रखा गया, पर मुझे कुछ पता नहीं वो इलाका कहाँ था। और मैं उनकी भाषा, उनकी ज़ुबान भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वह न हिंदी बोल रहे थे, न भोजपुरी, न इंग्लिश। वो कुछ और भाषा, कुछ और ज़ुबान बोल रहे थे। और शायद वो ज़ुबान साउथ इंडियन की थी, उसको साउथ इंडियन नहीं आती थी। तो बोला कई दिनों, हफ्तों तक यूँ बंद रहा। उसके बाद एक रोज़ मुझे और बाकी लोग जो उस कमरे में बंद थे उनको निकाला गया और एक गाड़ी में बिठाया गया। और गाड़ी में उनके तमाम लोग हथियार के साथ, और वो गाड़ी ले गए एक खुली जगह पर, एक कंस्ट्रक्शन साइट था, और वहाँ ले जाकर उन्होंने कहा कि अब तुम्हें यहाँ काम करना है। तो वहाँ गया मैं, पत्थर तोड़े, सारा काम किया कंस्ट्रक्शन के लिए, एक मज़दूर के तौर पर। थोड़ा बहुत खाना देते, उसके बाद शाम हो जाती, फिर उसी गाड़ी में बिठाते अपनी निगरानी में और वापस लेकर उसी कमरे में लाते और रख देते। पहरा इतना था कि कहीं से निकल नहीं सकता था। बुरा ये सिलसिला चलता रहा, मुझे कुछ पता नहीं। इधर दूसरी तरफ अब कई दिन बीत गए, महावीर घर नहीं लौटा। उधर विधुना में उसके घर वाले परेशान कि वो एटीएम से पैसे निकालने गया, लौटा नहीं। इधर उधर उसके तमाम दोस्तों से पूछताछ की, कभी ऐसा हुआ नहीं कि महावीर इससे पहले इस तरह से लापता हुआ है, न उसके अंदर कोई बुराई, न ऐब, सीधा साधा लड़का। तो जब कहीं नहीं मिला तो घर वालों ने मजबूरन जाकर विधुना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी, मिसिंग कंप्लेन। पर पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि बालिग है, उम्र है उसकी, कहीं दोस्तों के साथ घूमने चला गया होगा, लौट आएगा, क्यों परेशान हो रहे। घर वाले विधुना के चक्कर काटते रहे, महावीर का कोई सुराग नहीं मिला, पुलिस ने कोई कोशिश नहीं की और वक्त बीतने लगा। जब वक्त बीतता गया, दिन हफ्ते हफ्ते महीने में बदलते गए, तो घर वालों की भी उम्मीदें एक तरह से टूटने लगी और घर में एक अजीब मातम, रोना पीटना, जवान बेटा घर से गायब, पता नहीं क्या हुआ हो। तो धीरे धीरे अब उनकी आस उम्मीद उसके लौट आने की भी कम होने लगी। फिर भी वो गाहे बगाहे जाते पुलिस स्टेशन और उसके बारे में खबर पूछते। पुलिस वालों का एक ही जवाब, कोशिश कर रहे हैं, पर महावीर नहीं मिलता। इधर महावीर के अब रूटीन ये कि एक बंद कमरे में उसको रखा जाता कुछ और लोगों के साथ, वहाँ उसको मारा पीटा जाता। उसके बाद सुबह होती, कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते, मजदूरी कराते, शाम को वापस उस पिंजरे में लाकर बंद कर देते, थोड़ा बहुत खाना पीना देते और फिर कुछ ना कुछ नशीली चीज़ें ज़रूर देते, ताकि ये लोग इतने होश में ना हों कि ये कहीं से निकल कर भाग सकें या ज़्यादा दूर तक चल सकें। ये सिलसिला चलता रहा और बोला मैं कैद की ज़िंदगी गुजार रहा है और धीरे धीरे
मैं भी अब ये हो गया कि शायद मेरी ज़िंदगी अब यही है, घर ये सब मैं भूल गया अब। और इतना दिमाग भी नशे की असर की वजह से दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया, कुछ याद ही नहीं रहता। धीरे धीरे ये आलम हुआ कि मैं भूलने लगा कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, मेरा नाम क्या है, मेरे घर के लोग कौन हैं। बोला उम्मीदें छोड़ चुका था और इसी तरह ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन तभी इसी महीने उस घर से कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ इसको बंद करके रखा जाता था वो आना और जाना था। धीरे धीरे उसने कहा कि उन्होंने नशीली इंजेक्शन या दवाएं इतनी दे दी थी कि अब शायद उसका भी शरीर पर असर होना कम होने लगा था। तो बोला पिछले कुछ वक्त से मुझे लग रहा था कि शायद मैं होश में हूँ, लेकिन मैं एक्टिंग ऐसा करते था जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं नशे में हूँ। काम करता आता, लेकिन अब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। तो उस कंस्ट्रक्शन साइट से उस पिंजरे तक जहाँ बंद करके रखा गया मैंने सारी चीज़ें देखी, लेकिन वो इलाका कौन, शहर कौन, कस्बा कौन, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन वहाँ के लोगों से ये इतना पता था कि ये यूपी, बिहार और बंगाल ये सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि बंगाली भी उसे आती थी। एमपी, राजस्थान भी नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग भी वैसी भाषा बोलते हैं। मराठी उसे पता था कैसे बोली जाती, क्योंकि वो फिल्में बहुत देख चुका था। तो उसके दिमाग में ये था कि ये शायद साउथ इंडिया का कोई इलाका है, या तो कन्नड़ या तेलुगु या मलयालम या कुछ बोल रहे हैं जो मेरी समझ के बाहर की चीज़ है। तो धीरे धीरे उसने रास्ता और वो सारी चीज़ें देखनी शुरू की और फिर मौका मिला। और करीब 10 दिन पहले की बात है, एक रोज़ जब उसे लाकर उस कमरे में बंद किया गया, चूँकि लगभग 2 साल होने वाले थे, बल्कि करीब 22 महीने, तो लोगों ने भी इन पुराने कैदियों की तरफ से थोड़ा सा ध्यान देना बंद कर दिया। तो एक रात जब उन लोगों को लगा कि अब ये नशे में है, ये सब सो जाएंगे, इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि ये भाग सकें, पैरों पे चल सकें, मौका देखते ही वो इस इलाके से रात में अंधेरे में निकल पड़ता है, पैदल। पूरी रात पैदल चलता रहता है और उसे ये पता नहीं कि जाना कहाँ है। इसके बाद चलते 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 उसे कहीं रेल की पटरी दिखाई देती है। अब वो रेल की पटरी को फॉलो करना शुरू करता है और फिर आखिरकार एक स्टेशन पे पहुंचता है। उसे ये भी पता नहीं है स्टेशन कौन सी, यहाँ से जो ट्रेन आएगी ये कहाँ जाएगी। बस ये था कि इस इलाके से जितनी दूर चला जाऊँ शायद मैं बच जाऊँ। स्टेशन पर इंतजार करता है, एक ट्रेन आती है, वो उस ट्रेन में बैठ जाता है, उसे नहीं मालूम है ट्रेन कहाँ जा रही है। जब वो ट्रेन रुक गई उसके बाद अब आगे जाना नहीं, वहाँ फिर उतरता है, कि दूसरी ट्रेन पकड़ता है, फिर कहीं और पहुँचता है, फिर तीसरी ट्रेन पकड़ता है, फिर चौथी ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन पकड़ते 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 वो आखिरकार साउथ से बाहर निकलता है और इसके बाद वो पहुँच जाता है बंगाल। ठहरो, रुक जाओ। ट्रेन पकड़ पकड़ कर वो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ चल पड़ा है। उसे लेकिन अब भी कुछ पता नहीं, नशे का असर पूरी तरह से गया नहीं, लेकिन उसे ये पता है कि मुझे यूपी जाना है, यूपी पहुंचना है, अपने घर जाना है। लेकिन कौन सी ट्रेन जा रही है कुछ पता नहीं है, क्योंकि डर ये है कि यहाँ से भागो। आखिरकार वो गलत या जो भी अनजाने में ट्रेन में बैठते बैठते बिहार के दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर उतरता है। जब वो दरभंगा में उतरता है तो पहली बार उसे एहसास होता है कि इस स्टेशन को मैं जानता हूँ, इस नाम को जानता हूँ, इस शहर को जानता हूँ, ये हमारे यूपी के करीब है और बिहार में है। इसके बाद वो वहाँ दरभंगा में लोगों से पूछता है कि कानपुर कौन सी ट्रेन जाती है, क्योंकि उसी तरफ इसका घर है। अब इस पूरे भागने में पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से जो लगातार भाग रहा था, उसके पास कोई पैसे नहीं, भूख लगे तो क्या करे। धीरे धीरे उसकी हुलिया हालत भी ऐसी हो गई थी। तो स्टेशन पर या ट्रेन में जो भी उसे देखते समझते हैं भिखारी है, तो कोई उसे खाना दे देता, कोई उसे पानी दे देता और वो बस उसी के सहारे जिंदा रहता। उसके पास पैसे भी नहीं कि कुछ खरीदे या कुछ फ़ोन करे। अभी तक फ़ोन नंबर भी याद करने की कोशिश कर रहा है इन 2 सालों के इस जुल्म के बाद और नशे के बाद कि कोई नंबर याद आ जाए, वो भी नहीं आ रहा है। खैर किसी तरह दरभंगा से इसने पता किया और कानपुर रेलवे स्टेशन पिछले हफ्ते पहुंच गया। जब कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उतरा, उसी दिन प्यास लगी, प्लेटफॉर्म पर भटक रहा है, दोपहर का वक्त है और इत्तेफाक से आरपीएफ की टीम गश्त कर रही है और उसकी नज़र उस पर पड़ती है और फिर वो थैंक यू बोलता है पानी पीने के बाद। और उसे एक थैंक यू की वजह से पुलिस वालों को शक होता है कि भिखारी नहीं है और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं और वो ये कहानी बताता है। जब ये कहानी पूरी पुलिस सुन लेती तो कहता है अच्छा बताओ, तुमने घर का नाम भी बता दिया, किसी का नंबर कोई नाम याद है? तब इसने बहुत दिमाग पर जोर डाला और फिर उसने अपने एक कज़न चाचा के बेटे का नंबर दिया और कहा कि ये मेरे चचेरे भाई रविंदर का नंबर है। वो मोबाइल नंबर दिया गया। अब आरपीएफ की टीम ने उस नंबर पे कॉल किया, उससे पूछा आप रविंदर बोल रहे हैं? बोला हाँ। उन्होंने कहा कि आप किसी महावीर को जानते हैं? अब रविंदर उधर शॉक्ड, बोला हाँ हमारा भाई है, पर कहाँ है वो तो गायब है। बोले महावीर मेरे सामने खड़ा है। रविंदर को अब यकीन नहीं आया, बोला आप झूठ बोल रहे हैं, वो गायब है 2 साल से और अब तो पता नहीं जिंदा भी नहीं है, आप मजाक कर रहे हैं। वो कह रहे मैं पुलिस से बोल रहा हूँ। कह रहे आप झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा अच्छा रुको मैं वीडियो कॉल करता हूँ और उसको दिखाता हूँ और फिर मैं अपने आप को भी दिखाता हूँ, तुम पहचान जाओगे कि मैं पुलिस हूँ कि नहीं।
कहता ठीक है। इसके बाद वो आरपीएफ के दरोगा वीडियो कॉल करते हैं रविंदर को। वीडियो कॉल करने के बाद पहले अपने आप को बताते हैं मैं ये हूँ, तब वो सीरियस होता है। फिर कहते हैं अब मैं जिसको दिखा रहा हूँ वो अपने आप को महावीर सिंह कह रहा है और वो बता रहा है कि तुम्हारे गांव विधवा का रहने वाला है, 26 जून को उसकी किडनैपिंग हुई थी, देख कर बताओ कि ये वो है कि नहीं। वो उधर अब उसको वीडियो कॉल पर दिखाते हैं। पहले तो रविंदर को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि सामने एक शख्स ऐसे हुलिये में खड़ा है, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई, कपड़े फटे हुए हैं, चेहरे की रंगत हवाइयाँ सब उड़ी हुई हैं। तो बहुत देर तक देखता है। इधर अब वीडियो कॉल पे रविंदर को महावीर भी देख रहा है और वो अचानक उसके नाम के साथ बात करता है, बुलाता है। जैसे ही बोलता है वो आवाज़ पहचान जाता है। फिर ध्यान देता है और वो सोचता है कि अगर ये दाढ़ी और बाल बेतरतीब ना हो तो ये शक्ल हूबहू वही है। उसके बाद उस वीडियो कॉल पे जब बात करता है, 2 मिनट की बातचीत के बाद ही रविंदर कहता है ये मेरा भाई है और हमें तो यकीन ही नहीं है। कहता है आप साहब उसको वहीं रखना, हम पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। उसके बाद रविंदर फ़ौरन फ़ोन करता है गुरुग्राम में महावीर के छोटे भाई को, जो वहाँ पे एक कंपनी में अच्छे पोजीशन पे नौकरी कर रहा है। वो बताता है कि भाई महावीर कानपुर रेलवे स्टेशन पर है। यकीन नहीं होता है। कहता मैंने खुद देखा है। चलो। उधर विधुना से पूरा परिवार कानपुर के लिए निकलता है। इधर गुरुग्राम से उसका भाई उसी वक्त सारा काम छोड़कर कानपुर सेंट्रल स्टेशन की तरफ। कुछ घंटे के बाद सारे लोग आरपीएफ के उस कमरे में, जिस कमरे में महावीर उन 3 पुलिस वालों के साथ बैठा है, जैसे ही परिवार सामने आता है, देखता है, हर एक की आंखों में आंसू, सब गले मिलकर खूब रोते हैं। और इसके बाद आरपीएफ की टीम महावीर को उसके परिवार को सौंप देती है और वो अपने घर को निकल पड़ता है। एक प्यासे को पानी पिलाना और उसके बदले में उसका एक थैंक यू कहना 2 साल पुराने किडनैपिंग केस को यूं सुलझा देती है। ऐसी कहानियां दिल को छू जाती हैं। अब इस कहानी का एक पहलू तो ये रहा, अब मैंने जैसे शुरू में कहा कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हुलिया और ये सारी चीज़ें देखकर हम लोग समझते हैं भिखारी, और बाकी बहुत कई बार हम लोग उससे ठीक से बर्ताव नहीं पेश नहीं आते। लेकिन एक दूसरा और कड़वा सच ये भी है कि हमारे देश में वाकई भिखारियों की एक समस्या है। एक पुराना आंकड़ा है, उस आंकड़े के मुताबिक बाकायदा लोकसभा में ये डेटा दिया गया था कि इंडिया में, ये लास्ट डेटा 2011 का आया था, उसके बाद अभी तक आया नहीं है। तो उस डेटा के हिसाब से हमारे देश में करीब 4.25 लाख भिखारी हैं, 4,25,000, और इनमें से 2.25 लाख के करीब मेल हैं। इसके अलावा 1,90,000 के करीब फीमेल हैं और बाकी बच्चे हैं। अब कमाल यह है कि इन सारे भिखारियों में से 20% पढ़े लिखे हैं, कम से कम 12वीं पास हैं। 3% तो ऐसे हैं जिनके पास डिप्लोमा है, नौकरी मिली नहीं, काम मिला नहीं, उन्हें लगा कि यार ये धंधा ठीक है, चलो पैसे तो मिल जाते हैं, लोग रहम खाकर या कुछ और करके। तो ये तो पूरी तादाद हो गई। और अपने देश में सबसे ज़्यादा भिखारी जिस स्टेट में है, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर वो पश्चिम बंगाल है, नंबर 2 पर यूपी है, इसके अलावा नंबर 3 पर बिहार है, इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, फिर मध्य प्रदेश का नंबर आता है, फिर राजस्थान का नंबर आता है। और कमाल की बात यह है कि सबसे कम जो अपने यूनियन टेरिटरी हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश, उनमें थोड़ा कम है। और देश में अगर सबसे कम भिखारी की बात करें तो अंडमान निकोबार में है, यहाँ लास्ट 50 भिखारी थे। चंडीगढ़ में भी भिखारी कम है, वहाँ पे भी 100 के नीचे, बल्कि 50 से भी नीचे है। अब अगर यूटी यूनियन टेरिटरी के हिसाब से बात करें तो दिल्ली में करीब 23,000 भिखारी हैं। इसके अलावा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी और बाकी स्टेट्स की तो आपको पता है, जितने हमारे यहाँ धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो कोई मंदिर हो या फिर कोई दरगाह हो, आपको सबसे ज़्यादा भिखारी वहाँ मिलेंगे। सबसे ज़्यादा भिखारी इन दोनों जगहों के अलावा आपको या तो मिलेंगे रेलवे स्टेशन पर या बस अड्डे पर या फिर हर चौराहे पर लाल बत्ती पर। सबसे बड़ा ठिकाना उनका वहीं होता है। वो जो 2-2.5 मिनट के लिए गाड़ियाँ रुकती है, जब लाल बत्ती जलती है तो उस 2-2.5 मिनट में इनका पूरा कारोबार होता है। हालांकि अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है कि इन भिखारियों को पूरी तरह से ख़त्म करना है, इनको किसी तरह से कुछ रोज़गार या बाकी चीज़ें मुहैया करा कर, लेकिन पता नहीं कब होगा। लेकिन एक और पहलू ये भी है कि अपने देश में कई ऐसे भिखारी हैं जिनकी महीने की आमदनी 2-2 लाख रुपए है। एक बहुत पुरानी फिल्म आई थी, मुझे याद नहीं है उसका नाम, लेकिन अनु कपूर जी थे उसमें, और उसमें बड़ा कटाक्ष किया था कि वो कैसे कार में आते हैं और हर सिग्नल पर हर जगह भिखारी बैठा होता है और वो कलेक्शन करते हैं और फिर उनके पास बायोडाटा आने लगता है कि भाई हमारे लोग हैं, इनको भी कहीं भिखारी की नौकरी दे दीजिए, और उसके लिए मंत्री तक की सिफारिश आने लगती है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी वो फिल्म थी, लेकिन यकीन मानिए वो एक तरह से हकीकत भी है। आज बहुत सारे ऐसे भिखारी के गैंग हैं जो ऑपरेट करते हैं। हैदराबाद में ऐसी कुछ वक्त पहले की बात है, एक पूरा गैंग भिखारियों को पकड़ाया था, जिनका काम था कि लोगों को भिखारी का जॉब देते थे। सुबह उनके घर से बाकायदा ऑटो उनको पिक करती, ले जाकर अलग अलग सिग्नल पर बैठा देती, वो दिन भर भीख मांगते, फिर शाम को वही ऑटो उनको रिसीव करती,
फिर वो बिरयानी देती, उनको शराब की बोतल देती, घर पहुंचा देती, अगले दिन फिर ड्यूटी पे वही 9 से 5 पहुंचा देती। और इन सब के से एक एक की जो आमदनी थी वो 2-2 लाख रुपए थी। तो उसमें बहुत सारे लोग आए कि हमें भी इस धंधे में उतार दीजिए। हैदराबाद पुलिस ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया था। तो ये भी एक फैक्ट। और भीख मांगना और ये हमारे यहाँ एक समस्या भी है, और बहुत सारे लोग मजबूरी में भी ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता। वरना आप सोचिए 12वीं पास डिप्लोमा होल्डर भी अगर भीख मांगे तो फिर क्या होगा। खैर, महावीर की कहानी सच में दिल छूने वाली है, और आरपीएफ की उस पूरी टीम को वाकई जो काम किया उन्होंने, दिल से सलाम। ऐसे लोग जब किसी की मदद करते हैं तो आप ये देखिए कि एक पूरे परिवार को उस शख्स से मिलाया जो 2 साल जिसने पता नहीं कैसी ज़िंदगी जी है, और शायद महावीर कभी उन लोगों को भूलेगा भी नहीं, और ना ये पुलिस वाले उसे कभी भूलेंगे। और क्या पता, अब शायद इसी वजह से किसी भी शख्स को, कोई भी किसी प्यासे को अगर एक गिलास पानी पिला दे तो ना मालूम उसके बदले में कौन सा थैंक यू और कौन सी कहानी सामने आ जाए। तो कहानी में आज इतना ही।